नमस्कार दोस्तों, ये है फिजिक्स का पार्ट 2। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेडियोधर्मिता। तो रेडियोधर्मिता की परिभाषा पढ़ते हैं। तो जब कोई अस्थिर नाभिकीय पदार्थ स्थिरता प्राप्त करने के लिए स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करता है, तो इस गुण को तो रेडियो सक्रियता कहते हैं। जबकि ऐसा करने वाला जो नाभिक है वो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है, जिस तत्व में ये होते हैं। फिर आता है अल्फा बीटा गामा डिके के अंतर्गत। तो अल्फा डिके का मतलब है एक तरीके से हीलियम का डिके करना, मतलब दो परमाणु क्रमांक में कमी आएगी और चार द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। बीटा डिके दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में और पॉजिट्रॉन के रूप में। अगर इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है तो इसमें जब तत्व विघटित होगा तो वो एक तो इलेक्ट्रॉन का डिके करेगा और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो का डिके करेगा। तो इसके कारण एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा, तो जिसके कारण परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाएगी। वही पॉजिट्रॉन के स्तर पे बीटा नेगेटिव का उत्सर्जन करेगा, वही एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करेगा, जिसके कारण परमाणु क्रमांक में एक की कमी हो जाएगी। फिर गामा डे होता है, इससे परमाणु क्रमांक वगैरह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये केवल ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो फिर अगला आता अर्धायु काल। तो अर्धायु काल जिस जिस समय काल में कोई तत्व विघटित होकर आधा रह जाता है तो उसे अर्धायु काल कहते हैं। अब यहाँ पे इनके उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर के स्तर पर देखें तो मौसम प्रतिरोधी उन्नत किस्मों को विकसित करने के लिए बार्क ने कृषक नामक एक केंद्र स्थापित किया है। अब इसका उपयोग जैसे खाद्य परिरक्षण में कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए रेडियो एक्टिविटी के माध्यम से। फिर दूसरा आता है इंडस्ट्री के स्तर पर। तो इंडस्ट्री के स्तर पर 3 L याद रखने पड़ेंगे, लीकेज, लिंकेज और लेजर। मतलब लेजर निर्माण में भी इसका यूज होता है। जो सीट वगैरह होती है उन्हें, स्टील की सीट उनको काटने में काम आती है। फिर आता है लिंकिंग। तो लिंकिंग में ये क्रॉस लिंकिंग को उद्दीपित करता है। फिर आता है लीकेज। तो लीकेज का पता लगे, तेल गैस पाइपलाइन है उनमें इसका यूज होता है। और ये जो प्लास्टिक या धातु की मोटाई या घनत्व, इनको सबको मापने के लिए भी यूज होता है। फिर आता है इम्पोर्टेंट हेल्थ में। तो हेल्थ में एक तो होता है टीबी की जांच में इसका प्रयोग होता है। मेन इंपॉर्टेंट तो एक तो ये है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में यूज होता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की जांच में यूज होता है। फिर जो एक फास्फोरस 32 होता है वो कैंसर में होता है वो भी। फिर आयरन 59 है, वो एनीमिया में होता है। इसी तरीके से कीमोथेरेपी में भी यूज होता है। और अगला आता है जल संसाधन के रूप में। तो भूजल स्रोतों का पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का। और जल शुद्धिकरण वगैरह इन सब में हम इसका यूज करते हैं। फिर विज्ञान अनुसंधान में इसका यूज करते हैं, जैसे वायु प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए इसका यूज होता है। अगला आते हैं इसका यूज ये यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग के रूप में। तो कार्बन डेटिंग है, ये दी थी बिलार्ड लीली ने। ये जीवाश्म में जो है उनकी आयु को निर्धारित करने की विधि है। वहीं जो यूरेनियम है, ये जैसे चट्टान वगैरह है उनकी उम्र का पता लगाने के लिए, या आयु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अब पढ़ेंगे हम नाभिकीय विखंडन और संलयन। तो सबसे पहले तो नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है ये पता होना चाहिए। तो नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहला अंतर तो यह है कि नाभिकीय अभिक्रिया है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की भूमिका होती है।
जबकि रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर इसमें नए तत्व का निर्माण होता है, जैसे 1H1 प्लस 1H3 से बनेगा हीलियम, और कुछ न्यूट्रॉन वगैरह निकल जाएगा, ऊर्जा ऊर्जा भी निकल जाती है। जबकि जो इसमें है, इसमें नए तत्व के नहीं बल्कि नए यौगिक का निर्माण होता है, जैसे CO2 और H2O मिला के C6H12O6 बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। इसमें नए तत्व का, इसमें नए यौगिक का। भाई इसमें नाभिकीय अभिक्रिया में मास है वो ऊर्जा में बदलता है, मास संरक्षण नहीं होता है, जबकि इसमें मास संरक्षण का सिद्धांत चलता है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण अधीन चलता है। फिर अगला, इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मेन इनमें अंतर है। फिर आता है संलयन और विखंडन में अंतर। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, इसमें दो छोटे छोटे नाभिक अत्यधिक उच्च तापमान पर, मतलब प्लाज्मा अवस्था में बदल दिए जाते हैं, जिससे वे अभिक्रिया करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे 1H1 प्लस 1H3 मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं। भाई इसमें किसी नाभिकीय पदार्थ तत्व है उस पर न्यूट्रॉन की बौछार करके वो छोटे छोटे नाभिक में बदल जाता है। जैसे यूरेनियम 235 है, इस पे बौछार की तो ये बेकार जन्म है, मतलब Ba+Kr+3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी में प्राप्त होती है। फिर एक होता है कि ये प्रत्युत्पाद के रूप में रेडियोधर्मी नहीं होते इसमें, जबकि इसमें रेडियोधर्मी प्रत्युत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है संलयन में, जबकि इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है सापेक्षता। भाई इसके लिए अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्लाज्मा अवस्था के लिए 10⁶, और जबकि इसमें इतना कोई ऐसा कुछ नहीं है। यह अभिक्रियाएं जो होती है संलयन वाली अनियंत्रित होती है, जबकि ये नियंत्रित होती है। इसके माध्यम से परमाणु बम, वो जो नाभिकीय संलयन है इसके हिसाब से तो हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है, जबकि जो विखंडन है इसके माध्यम से परमाणु बम या नाभिकीय रिएक्टर ये सब का निर्माण किया जाता है। परमाणु बम का ओपनहाइमर ने जो बनाया था 1942 में, वो एक विखंडन वाली अभिक्रिया पे था। ये मोटा मोटा अंतर है इनमें। फिर आता है नाभिकीय ईंधन। तो नाभिकीय ईंधन बहुत सारे होते हैं, उनमें एक तो है यूरेनियम 235, और फिर है यूरेनियम 238, और थोरियम, ये सब नाभिक है, नाभिकीय ईंधन है। तो इनमें अब इम्पोर्टेंट आता है एक तो LU और HEU। तो LU और HEU में ये है मेन डिफरेंस कि जो प्रकृति है उसमें यूरेनियम 235 जो पाया जाता है उसकी मात्रा 0.7% ही होती है, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम 235 है उसकी मात्रा 0.7 है। तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग होता है, प्रयोग करने के लिए जो तकनीक है उसे बोल रहे एनरिचमेंट, हाई एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, तो उसे बोलते हैं HEU। जबकि LEU होता है जो निम्न संवर्धित यूरेनियम होता है। इसने IAEA है उसने इसे कैटेगराइज किया है कि अगर 0.7 से लेके और 20% तक है तो उसे LEU के रूप में माना जाएगा, जबकि 20% से अधिक है तो HEU मटेरियल के रूप में माना जाएगा। फिर अगला आता है मंदक, और ये इसमें एक, पहले ये मटेरियल में ये एक ये याद रखना कि प्लूटोनियम 239 है वो कैसे बनता है। तो यूरेनियम 238 पे न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे तो प्लूटोनियम बनेगा। भाई थोरियम तो पाता ही है, और थोरियम मोनोजाइट रेड से पाता है, मिलता है। और थोरियम 232 है, इस पे बौछार करेंगे न्यूट्रॉन की तो ये
यूरेनियम 233 में बदल जाएगा, फिर उसका प्रयोग करेंगे हम। फिर आते हैं मंद्रक, मंदक और नियंत्रक और शीतलक। ये जो तो खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर मंदक हम कह सकते हैं कि मंदक होता है वो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, जिससे संकलन की अभिक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके लिए हम D2O ग्रोफाइट का यूज करते हैं। फास्ट ब्रीडिंग जो रिएक्टर होता है उसमें हम प्लूटोनियम का यूज करते हैं, और इसके लिए इसमें मंदक का यूज नहीं किया जाता है। फिर नियंत्रक छड़ी होती है, ये क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है उनको अवशोषित करके नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। यहाँ तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, ये अवशोषित कर लेते हैं। तो इसके लिए बोरॉन और कैडमियम की छड़ें यूज करते हैं। फिर शीतलक होता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिएक्टर के वो शीतलक यूज करते हैं। शीतलक के लिए हम D2O H2O ये सब यूज कर सकते हैं। जो FBR होता है उसमें तरल सोडियम का प्रयोग भी करते हैं। तो ये हमारा टोटल न्यूक्लियर वाला पार्ट था। अब अगला आता है प्रकाश। तो प्रकाश में सबसे पहले तो प्रकाश की प्रकृति कैसी है ये पता होना चाहिए। तो ये प्रकाश दोहरी प्रकृति से युक्त होता है, अर्थात ये कण की तरह भी और तरंग की तरह दोनों की तरह भूमिका निभाता है। और जो प्रकाश होता है द्विप्रकृति का तो होता ही है, इसका मास लगभग ना के बराबर होता है। और कुछ विशेषता ये होती है कि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है। अगला आता है परावर्तन। तो देखो, जब प्रकाश किसी माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चल जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो इसके लिए दो तरीके के सतह होती है ये, एक होती है समतल सतह, एक खुरदरी सतह होती है। तो खुरदरी सतह से नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन होगा, जबकि जो समतल सतह है उससे नियमित परावर्तन होगा। परावर्तन की वजह से ही हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है, रंगों को पहचान पाते हैं हम। यह दर्पण में इसी का यूज होता है। फिर आता है अपवर्तन। जब प्रकाश सघन से विरल या विरल से सघन में किसी माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर सघन से विरल में जाएगा तो ये अविलंब से दूर हटेगा, जबकि विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा। बस ये पता होना चाहिए। फिर आता है अपवर्तन के एग्जाम्पल। तो तारों का टिमटिमाना, बातें समय से पूर्व सूर्य का दिखाई देना, ये अपवर्तन का एग्जाम्पल है। फिर आता है फिर किरणन। तो ये है कि जब किसी भी जो माध्यम है उसमें जो कण वगैरह होते हैं उनके कारण प्रकाश है वो टकराकर विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाता है, तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब फैल जाता है एक तरीके से, तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, वायु के कण आदि के टकराव के कारण विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इसे प्रकाश का विकिरणन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, सॉरी। तो रेड जो तरंग दैर्ध्य है उसकी अधिक होती है लाल तरंग की, तो वो उसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन दो तरीके का होता है, एक रेले प्रकीर्णन और रमन प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन ये है कि वास्तविक प्रकाश तरंग व प्रकीर्णित प्रकाश तरंग इनकी तरंग दैर्ध्य समान होती है, जबकि रमन जो प्रकीर्णन है इसमें जो वास्तविक प्रकाश तरंग और प्रकीर्णित प्रकाश तरंग है उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, और जो वास्तविक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है उससे प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो इसे रमन प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसके प्रकीर्णन के कुछ एग्जाम्पल पता होना चाहिए।
तो ये विकिरण के हो जाएंगे, आकाश का नीला दिखाई देना या समुद्र नीला दिखाई देना, ये सब हो जाएंगे। या सूर्यास्त या क्या नाम है, सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये विकिरण का कारण है। फिर आता है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण है कि जब समान आयाम और आवृत्ति की जब दो तरंगे किसी बिंदु पर मिलती है, तो या तो वे तीव्रता बढ़ा देंगी या घटा देंगी। मतलब सरंग पर तो बढ़ा देती है और जहाँ दूसरा बिंदु होता है उस पर घटा देती है। तो इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये यंग ने इसका उल्लेख किया था। वहीं जब समान कला में नहीं होती है तो अलग इफेक्ट होएगा। तो समान कला में प्रकाश किरणें मिलने पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और विपरीत कला मिलती है तो प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। अब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना या जल की सतह पर केरोसिन डालने पर सतह का रंगीन दिखाई देना। फिर आता है पूर्णार्थिक परावर्तन। पूर्णांतिक परावर्तन में यह है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है और आपतित कोण का मान बढ़ाया जाता है, तो एक निश्चित अपवर्तित कोण जब 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है तो इस अपवर्तित कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होकर आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। इसके एग्जाम्पल हीरे का चमकना, मरीचिका वगैरह हो जाएंगे। फिर वर्ण विक्षेपण है। वर्ण विक्षेपण जब प्रकाश है उसे प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये BIBG/OR ये याद रखा जा सकता है। अब आता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का ही एक एग्जाम्पल है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहला तो दो बार बनता है, दो तरीके का बनता है। एक पहली बार होता है तो उसमें पहले तो सबसे पहले तो होगा अपवर्तन, फिर होगा पूर्णांतिक परावर्तन और फिर होगा अपवर्तन। फिर जो सेकंड वाला होता है वो विपरीत दिशा में बनेगा, वो विपरीत दिशा में बनेगा, मतलब एक इधर बन रहा है तो एक यहाँ बनेगा। इसमें होगा पहले तो अपवर्तन, फिर पूर्णांतिक परावर्तन, फिर परावर्तन, फिर यहाँ पे अपवर्तन और फिर यहाँ पे बनेगा वो सेकंड वाला। मतलब दो बार ये देख सकते हैं आप इसको। फिर अगला आता है दर्पण वगैरह। तो दर्पण है जो, जैसे एक तो हो गया समतल और एक गोलीय दर्पण होते हैं। तो समतल दर्पण तो अपन यूज करते ही है, जैसे अ, रोज शीशा वगैरह देखने के लिए, मतलब शक्ल वगैरह देखने के लिए ये हम दर्पण यूज करते हैं। फिर गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसकी तो सीधी सी बात है कि कि दर्पण होगा वो एक तो होगा ऐसे, तो इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। सॉरी, ये तो लेंस बना दिया है, ये हो गया तेरा गोलीय दर्पण। जबकि इसके अपोजिटिव होगा ये दूसरा हो जाएगा, मतलब एक उत्तल हो जाएगा एक अवतल हो जाएगा। तो जो उत्तल होगा उसका प्रयोग हम स्ट्रीट लाइट और इनमें करते हैं, क्योंकि ये उत्तल ये वाला है तो ये फैला देता है लाइट को, इसलिए स्ट्रीट लाइट वगैरह में यूज करेंगे। वहीं ये अवतल है तो ये इसको संकेंद्रित कर देता है। वहीं जबकि इसमें उत्तल लेंस है, इसमें क्या करेंगे, लेंस ये वाला होता है, कौन सा, उत्तल लेंस। और जबकि अवतल लेंस हो जाएगा इस तरीके से।
तो ये वाला क्या करेगा, ये तो इनको संकेंद्रित कर देगा। तो ये जो नजदीक वाली चीजें हैं उनको अच्छे से दिखाने में ये वाला हो जाएगा। तो उत्तल लेंस है वो नजदीक के लिए यूज होता है, सूक्ष्मदर्शी के लिए रूप में यूज हो जाएगा, और दूरदृष्टि दोष है उसके लिए यूज हो जाएगा। फिर निकट दृष्टि और दूर के लिए ये उत्तल लेंस यूज हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात में इतना ही। अब हमारा केवल चलो एक ये छोटा सा टॉपिक है, इसे और कर लेते हैं। तो ये स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी। तो सबसे इनका अंतर देख लो, उसमें ही इनकी परिभाषा भी आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो यह है कि स्थिर वैद्युतिकी है, ये जैसे कोई पदार्थ है, उसके भार जो आवेश संकेंद्रित हो जाते हैं उनके कारण जो वैद्युतिकी बनती है, तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। या दो पदार्थ है उनके बीच में अगर रगड़ की जाती है, तो उनके आवेश इकट्ठा हो जाते हैं उनकी सतह पे, तो उसके कारण जिस विद्युत का निर्माण होता है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। फिर जबकि ये जो धारा विद्युत है ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है। फिर आता है इनके कारण। तो कारण मैंने बता ही दिया कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होंगे जब ये रगड़ेंगे, जबकि ये प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होंगी। फिर आता है पदार्थ। तो पदार्थ ये है कि ये तो चालक कुचालक दोनों हो सकते हैं स्थिर विद्युत वाले, और ये वाले हो सकते हैं केवल चालक वाले। फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का इन पे तो इफेक्ट दिखाई देगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये प्रेरित किए जा सकती है, जबकि ये ऐसा नहीं है, इनके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं बल्कि ये रगड़न के द्वारा ही होती है। फिर समयावधि। तो स्थिर वाले की कम होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। फिर मापन यंत्र। तो इसका होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जबकि इसके धारा विद्युत के हो जाएंगे डिजिटल और या एनालॉग मीटर वगैरह या मीटर वगैरह। फिर आ जाएंगे उदाहरण। तो आकाश में बिजली चड़कना चमकना और गुब्बारों के बालों पर रगड़ने से जो उत्पन्न होती है वो स्थिर विद्युत की है, जबकि घरों में जो विद्युत पंखा वगैरह इन सब में यूज हो रही है वो धारा विद्युत की है। फिर अगला आता है धारामापी और अमीटर और वोल्टमीटर। तो एमीटर की खास बात यह है कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, इसके संट लगा होता है एक रेसिस्टेंस छोटा ये, तो इससे एमीटर बनता है। जबकि वोल्टमीटर होता है उसके सीरीज में लगता है रेसिस्टेंस। फिर अगला आता है प्राथमिक सेल वर्सेस द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल वे है जो एक बार यूज कर लिया उसके बाद यूज नहीं कर सकते, उनको मतलब रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कौन से, जैसे डेनियल सेल हो गया। और जबकि द्वितीयक सेल है जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, तो इसमें तो ये बैटरी वगैरह हो ही जाएगी, जैसे लिथियम आयन बैटरी वगैरह। चलो दोस्तों, कंप्लीट हुआ आज सेकंड पार्ट। अब केवल हमारा एक टॉपिक और बचा है।